पाकिस्तान तक अपनी पूरी कोशिशें करते रहते हैं कि वो इंडियन ऑफिसर्स को खरीद कर या फिर उन्हें हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल करके उनके देश के लिए जासूसी करने पर मजबूर कर सके। आईएसआई के कुछ हैंडलर्स ऐसे हैं जो भारत में और भारत के बाहर कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं और खासकर इंडियन एम्बेसीज में बाहर जो ऑफिसर्स हैं उनको लालच दे रहे हैं और उनको किसी तरह के ट्रैप्स में फंसा रहे हैं भारत की इंफॉर्मेशंस इंडियन आर्मी से रिलेटेड लेने के लिए। उसमें वहाँ का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स जो है यानी कि आईएसआई और मिलिट्री का जो वो है उसके तहत ये पूरा ऑर्गेनाइज होता है। प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान ने माहिरता हाजिर कर ली। अभी 2021 में ही पाकिस्तान से एक न्यूज आई थी कि आईएसआई ने ऑपरेशन हैदराबाद करके एक मिशन लॉन्च किया था और इसमें उन्होंने सक्सेसफुली हमारे 200 इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को हनी ट्रैप कर लिया था। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर बॉलीवुड ने स्पाई यूनिवर्स के नाम पर पिछले कई सालों से हमें क्या कचरा परोसा है। अग्नि 6 जो अब तक ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुआ है, इन सब के सीक्रेट्स हमारे ऑफिसर ने उस पाकिस्तानी स्पाई को एक झटके में लीक कर दिए थे, जिसमें यह दिखाया गया कि जितना इंडिया टेररिज्म का विक्टिम है ना उतना ही पाकिस्तान भी है। चाहे हम कितने भी एडवांस मिलिट्री वेपन्स भी क्यों ना बना ले या खरीद ले, अगर हमारा इंटेल इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता है तो हम हारेंगे ही हारेंगे। आईएसआई के पाकिस्तान के जो कि लगातार भारत के जो ऑफिसर्स हैं मिलिट्री में काम करने वाले वो लगातार टारगेट करते रहते हैं। इस तरह के केसेस बहुत सारे सामने आते हैं। इवन पाकिस्तान तक अपनी पूरी कोशिशें करते रहते हैं कि वो इंडियन ऑफिसर्स को खरीद कर या फिर उन्हें हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल करके उनके देश के लिए जासूसी करने पर मजबूर कर सके। अभी 2021 में ही पाकिस्तान से एक न्यूज आई थी कि आईएसआई ने ऑपरेशन हैदराबाद करके एक मिशन लॉन्च किया था और इसमें उन्होंने सक्सेसफुली हमारे 200 इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को हनी ट्रैप कर लिया था। 200 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को। जब इस न्यूज में हमने थोड़ा और इन्वेस्टिगेट किया तब यह पता चला कि पाकिस्तान जिस देश को अपनी डूबती हुई इकोनॉमी बचानी चाहिए लेकिन उसे छोड़कर उल्टा उन्होंने हमारे इंडियन ऑफिसर्स को हनी ट्रैप करने के लिए आईएसआई में एक स्पेशल यूनिट बना के रखा हुआ है जिसको वो एनुअली, आप बिलीव नहीं करोगे, 3,500 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट करते हैं। आपको याद भी होगा अभी पिछले ही साल न्यूज आई थी कि पाकिस्तान की एक सीक्रेट एजेंट कोड नेम्ड ज़ारा दास गुप्ता ने हमारे डीआरडीओ यानी वो बॉडी जो हमारे सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स की टेक्नोलॉजी को बिल्ड करती है, उस बॉडी के एक्स डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर को फंसाकर उनसे हमारे टॉप मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस, एस्ट्रा, आकाश और तो और इंडिया का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 6 जो अब तक ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुआ है, इन सब के सीक्रेट्स हमारे ऑफिसर ने उस पाकिस्तानी स्पाई को एक झटके में लीक कर दिए थे। और पाकिस्तान जैसे देश ने भी आज तक हमारे कितने ही ऑफिसर्स को हनी ट्रैप किया है, इसकी भी लिस्ट काफी लंबी है। सो डेफिनेटली ये इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी और हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एक ऐसा थ्रेट जिससे चाहे हम आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी एडवांस मिलिट्री वेपन्स भी क्यों ना बना ले या खरीद ले, अगर हमारा इंटेल इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता है तो हम हारेंगे ही हारेंगे। व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स, इंटेल सबसे बड़ा एसेट होता है जिसे हम किसी भी एक्सक्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और आज के तारीख में मोस्ट ऑफ दी वॉर्स तो बैटल ग्राउंड्स पे नहीं लड़े जा रहे, बल्कि वो लड़े जा रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा। और इन इंटेलिजेंस एजेंसीज के रूल बुक में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और इंडिया की इफ यू हैव अ लुक, रॉ को ये इनपुट्स मिलते हैं कि आईएसआई के कुछ हैंडलर्स ऐसे हैं जो भारत में और भारत के बाहर कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं और खासकर इंडियन एम्बेसीज में बाहर जो ऑफिसर्स हैं उनको लालच दे रहे हैं और उनको किसी तरह के ट्रैप्स में फंसा रहे हैं भारत की इंफॉर्मेशंस इंडियन आर्मी से रिलेटेड लेने के लिए। ये चीज़ें जब सामने आई, इस तरह का एक इनपुट सामने आया, तो रॉ ने सर्विलांस करना शुरू किया। सारी जो इंडियन एम्बेसीज थी, अलग अलग जो क्रूशियल लोकेशंस थी, सीरियस सेंसिटिव लोकेशंस थी, उन जगह पर इंडियन एम्बेसीज में जो लोग काम कर रहे थे उनके ऊपर सर्विलांस करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी। रॉ की नज़र इसी बीच में पड़ी सत्येंद्र पर। सत्येंद्र सिवाल के ऊपर नज़र इसीलिए पड़ी थी क्योंकि सत्येंद्र की जब सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को देखा गया, देखिए ये आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते हो तो आपको बता दिया जाए कि जो भी ऐसे इंडियन एम्बेसीज में लोग होते हैं बाहर मिशंस पर, उनके ऊपर ओवरऑल तरीके से अगर कभी रैकी करनी पड़े या सर्विलांस करना पड़े तो सक्षम है खुफिया एजेंसीज हर तरह का सर्विलांस करने के लिए। तो ये देखा गया कि सत्येंद्र की सोशल मीडिया एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रॉ को दिखाई दी।
जब ये चीज़ देखी गई तो इसके बाद में उसके बैंक अकाउंट्स को भी देखा गया कि सोशल मीडिया अचानक से इतना ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करना शुरू किया सत्येंद्र ने। मॉस्को में जो उसका बैंक अकाउंट था उसमें लाखों के ट्रांजैक्शंस को देखा गया और ये कोई बड़ी बात नहीं थी पता लगाना कि ये ट्रांजैक्शन जो थे वो कहाँ से आ रहे थे और किस देश के बैंक से आ रहे थे। तो जब ये पता लगाया गया तो सामने आया कि ये सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान से आ रहा है। इसके बाद सत्येंद्र को फुल सर्विलांस में, फुल टाइम सर्विलांस के अंदर रखा गया, यानी 24/7 उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा शख्स रहता था एजेंसी का, खुफिया एजेंसी भारत की, जो लगातार सत्येंद्र के ऊपर नज़र रख रहा था। एजेंसी चाहती थी दरअसल सत्येंद्र को रंगे हाथ पकड़ना, कि उसको ऐसे पकड़ा जाए कि ये ISI के साथ पूरी तरह से संलिप्त है इस काम में, उस तरह पकड़ा जाए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि अचानक से सत्येंद्र ने इंडियन एम्बेसी के अंदर एक अर्जी डाली। उसने कहा कि मैं छुट्टी पर भारत जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो कज़न है उसकी शादी है, मेरी मौसी की लड़की है उसकी शादी है। पहला सवाल पूछा गया डायरेक्ट कि आप कब से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ संपर्क में है, ऐसी क्या क्या भारत की इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपने अब तक ISI के साथ शेयर की हैं, और कैसे फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए कई सारे ऐसे हैंडल्स हैं ISI के पाकिस्तान के जो कि लगातार भारत के जो ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री में काम करने वाले या मिलिट्री के किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले, कोई साइंटिस्ट है, कोई इसरो में काम करता है, इन सबको लगातार टारगेट करते रहते हैं। इस तरह के केसेस बहुत सारे सामने आते हैं। तो सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं फिर भी, और नहीं है तब भी आपको सतर्क हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि कौन किस उद्देश्य के साथ में आपसे बात कर रहा है ये आप नहीं समझ सकते। तो इस वजह से हमेशा चौकन्ने रहिए। भारत के साथ कभी भी इस तरह की अगर जो गद्दारी है ये करने का आपके दिमाग में कभी आना भी नहीं चाहिए और ना ही आएगा। जो प्रॉक्सी वॉर जो है ये हर स्टेज पे लड़ा जा रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जनरल साहब से मेरी बात होती रहती है। देखिए, ये जो प्रॉक्सी वॉर होता है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है। प्रॉक्सी वॉर जो पाकिस्तान के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसमें वहाँ का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स जो है, यानी कि ISI और मिलिट्री का जो वो है, उसके तहत ये पूरा ऑर्गेनाइज होता है। प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान ने माहिरता हाजिर कर ली। उसमें वहाँ का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स जो है, यानी कि ISI और मिलिट्री का जो वो है, उसके तहत ये पूरा ऑर्गेनाइज होता है। प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान ने माहिरता हाजिर कर ली, क्योंकि जब सोवियत इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान पे, उस समय इन्होंने अमेरिकन के साथ मिलके एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। और उस समय से आप देखेंगे कि ये इनकी जो एक्सपर्टीज है प्रॉक्सी वॉर में, ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको पॉलिटिकली कैसे मैनेज करना है, इसको डिप्लोमेटिकली कैसे मैनेज करना है। और इनको ये भी मालूम है कि जो अमेरिकन्स हैं इनको कैसे बेवकूफ़ बनाना है। वो हमारी और आपकी तरह सेड्यूस नहीं होते हैं। बॉलीवुड ने सालों तक पाकिस्तान को लेकर एक अलग ही दुनिया बना दी थी, एक ऐसी दुनिया जिसमें दिखाया यह गया कि कैसे ISI कितनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जहां ISI एजेंट्स हमेशा ऐसे दिखाई जाते कि वो तो ह्यूमैनिटी के लिए भारत के साथ मिलके खुद टेररिज्म से लड़ रहे हैं। और ऐसी एक नहीं, बॉलीवुड ने दर्जनों मूवी बना दी थी, दर्जनों। ये सब इतने लंबे समय तक चलता रहा कि लोगों को यही लगा कि सच तो यही है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर बॉलीवुड ने स्पाई यूनिवर्स के नाम पर पिछले कई सालों से हमें क्या कचरा परोसा है कि बॉलीवुड के अंदर आज़ादी के बाद से ही एक अनकहा नियम, या फिर यूं कहेंगे एक अनसेड रूल था, जिसमें पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क दिखाने की मनाही थी। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा। और इसी कारण से बॉलीवुड ने जितनी भी पाकिस्तान के ऊपर पहली फिल्में बनाई है ना, उनकी मोस्ट ऑफ द फिल्म्स के अंदर पाकिस्तान को एक सॉफ्ट टोन में दिखाया गया है। इनफैक्ट अगर पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म के ऊपर मूवी बनाई जाती थी तो मूवी में पाकिस्तान और ISI का नाम लेने के बजाय पड़ोसी मुल्क, विदेशी हाथ, कुछ ताकतें, इस टाइप के वोग शब्दों का प्रयोग किया जाता था, ताकि पाकिस्तान ऑडियंस को हर्ट ना हो।
अब देखिए, यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है कि बॉलीवुड अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये सब कर रहा था ताकि पाकिस्तान के अंदर भी उसकी फिल्में चल सके। ऊपर से इसी दौरान अलीजेडली पाकिस्तानी इलीट भी डायरेक्ट बॉलीवुड पर अपना इन्फ्लुएंस जमाना शुरू कर चुके थे, जिसके कारण बॉलीवुड ने पाकिस्तान की छवि को सुधारने के लिए 3 बड़े तरीकों से प्रोपेगेंडा चलाया। पहली स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान को इंसानी, दयालु और बेगुनाह दिखाना। रंगी भाईजान की बात कर लो, इसमें दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तानी रिपोर्टर से लेकर पाकिस्तानी मौलाना, इवन पाकिस्तानी पुलिस भी पवन और मुन्नी की मदद करते हैं इंसानियत के नाम पर। इनफैक्ट याद कीजिए कि जब पवन बॉर्डर पर पकड़ा जाता है ना, तो पाकिस्तानी आर्मी उसे इंसानियत के नाम पर कई बार छोड़ देती है, जिसके बाद पवन जय श्री राम बोलकर आराम से निकल जाता है। ये कहानी सुनने में उतनी ही असली लगती है जितनी ये बात सुननी कि बांग्लादेश असली टर्किश ब्लड है। पर इस फिल्म के अंदर ना पूरा नैरेटिव यही था कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी इंसानियत है और उनके अंदर काफिरों के लिए कोई जहर नहीं है। उल्टा पीके जैसी फिल्मों में तो ये दिखाया गया था कि कैसे जब एक हिंदू लड़की एक पाकिस्तानी मुस्लिम से प्यार करने लगती है जो काफ़ी सच्चा और ईमानदार है, तो एक फ्रॉड हिंदू बाबा उनके रिलेशनशिप को बर्बाद करता है। फिल्म स्पेसिफिकली मैसेज देती है कि सरफराज धोखा नहीं देता है, जिसमें यह दिखाया गया कि जितना इंडिया टेररिज्म का विक्टिम है ना, उतना ही पाकिस्तान भी है। जी हाँ, मैं उन्हीं फिल्मों की बात कर रहा हूँ जिसमें ISI एजेंट जो एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर कुछ ऐसे दड़ियल दिखते हैं ना, उन्हें सिनेमा के अंदर टांगे, कमर और क्लीवेज दिखाने वाले ग्लैमरस रूप में दिखाया जाता है। बस फिर क्या था, इन्होंने एक्शन और थ्रिलर के नाम पर ऐसी ऐसी कहानियां बनाई जो असल रियलिटी की चटनी बनाकर बाहर फेंक देती है। इन स्टोरीज के अंदर ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा डाले गए कि रॉ और ISI मिलकर टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं। टाइगर जिंदा इन सारी फिल्मों से एक कदम आगे निकलती है। यहाँ पर रॉ और ISI मिलकर ऑपरेशन चलाते हैं। 50-50 नर्सेज हैं जो दूसरे देश के अंदर फंसी हुई हैं, और फिर पता क्या होता है, रॉ की टीम और ISI की टीम साथ आती है, हाथ मिलाती है, और फिर बस के एक तरफ भारतीय झंडा और दूसरी तरफ पाकिस्तानी झंडा लहराते हुए दोनों देश टेररिज्म पर विजय हासिल करते हैं। ये तो भाई साहब वही बात होगी कि आप KFC के शेफ से कह रहे हो कि आप तो मुर्गियों की जान बचाने वाले अन्नदाता हो।